Hope you all are fine. So, in previous lecture we have seen the different types of microorganism and their classifications. Now today we are going to discuss about beneficial microorganism. Means those microorganisms which are beneficial for us. Clear? So there are ample of benefits from the microorganism we get. First benefit is that most of the microorganisms used in our food industry for preparation of different types of eating substances. Clear? So first use in the industrial is the formation of beer और वाइन. पहला है यूज क्या कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज किया जाता है बियर और वाइन के प्रिपरेशन बनाने में. ठीक है, इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम करते हैं? इसमें यूज करते हैं ईस्ट का. ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि क्या यूज किया जाता है बियर और वाइन बनाने में. कैसे इसका प्रिपरेशन होता है इसको देखते हैं. देखो, जब भी ग्लूकोज रिच सब्सटेंस होता है उसमें हम ईस्ट को मिलाते हैं. तो ये ईस्ट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू अ अल्कोहल प्लस CO2. मीन्स जब भी ग्लूकोज रिच सब्सटेंस में हम लोग ईस्ट को मिलाएंगे तो ये क्या कर देता है? फर्मेंटेशन कर देता है और अल्कोहल के फर्मेंटेशन से बनता है ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से बनता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? अब व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन, इसकी बात करते हैं. इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये ईस्ट एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, produces a enzyme known as zymes. ये क्या करता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ज़ाइमेज. और इस एंजाइम की मदद से ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है अल्कोहल और CO2 में. जिस प्रोसेस से ग्लूकोज अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. और मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, उसमें आपको बताया जाएगा कि रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है. एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है क्या? एयर को इनसाइड लेके, ठीक है, फिर क्या करना है? जो भी आप फूड खाते हो उसको ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना कहलाता है रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन अगर देखो तो दो पार्ट होते हैं. एक तो ब्रीथ करना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इंटरनल रेस्पिरेशन की बात बता रहा हूँ. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि मतलब जो भी फूड हम खाते हैं उसको क्या करना है? बर्न करके या उसको तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, कहलाता है रेस्पिरेशन. क्लियर? तो अगर कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर कोई ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, अगर कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तब उसे बोलेंगे फर्मेंटेशन. देखो यहाँ पे ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाए उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन क्या होता है देख लेंगे हम लोग. फर्मेंटेशन क्या होता है? स्टार लगा के breakdown of glucose in absence of oxygen. मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन जब मौजूद ना हो तब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, बनने का अल्कोहल और CO2. और यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी बनती है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है. ATP क्या है? हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे. तो
इसको आप यहाँ राइट कर लेंगे, यहाँ पे 2 ATP बनेगा। ATP क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, देखो जैसे हमारी करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी रुपी है, ठीक है, ऐसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है, बांग्लादेश की रुपी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी, ठीक है, ऐसे नेपाल का क्या है, पैसा ना। तो ऐसे अलग अलग जैसे कंट्रीज की करेंसी है, ऐसे हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी। तो एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। बॉडी किसकी बनी है, सेल की, तो लिखा हो सकता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्लियर, चलो। तो ये पहला यूज था क्या, कि हम ईस्ट का इस्तेमाल करके, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बियर और वाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इसी ईस्ट को ही हम बेकरी में यूज करते हैं, बेकर्स इंडस्ट्री में। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो ब्रेड बनाने में हम इसी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी क्या यूज होता है, ईस्ट, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ईस्ट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, फिर से यही प्रोसेस का यूज आता है। देखो, जब बियर और वाइन बनाना है तब हमें अल्कोहल की जरूरत है। अब जब हमें ब्रेड बनाना है तो हम यूज करेंगे इसको, इस CO2 को। करेगा क्या, जब भी हम डो के साथ, मतलब आटे के साथ क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे ईस्ट को, ठीक है, ईस्ट को मिला देंगे। ईस्ट पाउडर आता है मार्केट में मिलता है, उसको आप मिला देंगे। तो होगा क्या, ईस्ट जितना भी ग्लूकोज मौजूद होगा उनको अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आप जब उसको तोड़ के उसकी लोई बनाओगे, लोई बनाने के बाद जब इसको आप गर्म करोगे, और ऐसे भी सोचो, जब CO2 गैस अंदर बनेगी, भरेगी, अंदर गैस भर रही होगी बन के, तो फूलेगा भी, देखोगे आप डो थोड़ा फूला हुआ मिलेगा। उसके बाद जब इसको आप हीट, मतलब थोड़ा सा लोई निकाल के उसको आप बड़े से हीटर पे रखोगे, मतलब रोलर होता है जो बहुत गर्म होता है, उस छोटे से आटे की लोई के ऊपर चलता है, ठीक है। जब चलता है तो ये फ्लैट हो जाता है, ठीक, रोलर है तो फ्लैट हो जाएगा। साथ साथ हीट है, कर रहे हैं, हीट करने की वजह से ये अल्कोहल वेपर बन जाता है। अल्कोहल का क्या बन जाता है, वेपर, ठीक है। साथ साथ CO2 भी निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ाओगे CO2 भागने की कोशिश करेगा। CO2 भागेगा और इस ब्रेड को फुलाते हुए, मतलब एक्सपेंड करते हुए, फुलाते हुए, फुलाता जाएगा और ये लगातार प्रोसेस होगा, फूलता जाएगा ब्रेड। और एक समय ऐसा आएगा जब एकदम सतह एकदम पतली हो जाएगी, CO2 खटाक से वहां से निकल के भाग जाएगा। तो CO2 निकल के भागेगा तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ब्रेड में जो होल्स दिखाई देता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है। CO2 जो ब्रेड से निकलता है उसके रिमूवल की वजह से ही उसमें ब्रेड में आपको होल दिखाई देता है, ठीक है। ईस्ट में भी इसी प्रोसेस का यूज आता है, लेकिन अल्कोहल और CO2 में यहाँ पे किसका यूज नहीं किया जाएगा, इस CO2 का लिया जाएगा। अल्कोहल फिर से फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये भी क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, ज़ाइमेज, वो ईस्ट में यूज करेगा, ठीक है। यहाँ लिखेगा होल्स व्हिच आर प्रेजेंट प्लस NT का मतलब क्या होता है, जो भी नए बच्चे हैं वो सुन ले, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, और जो मेरे पुराने बच्चे वो जानते हैं, प्लस NT का मतलब प्रेजेंट। तो holes which are present on the bread, it is because of removal of कौन सी गैस निकलती है, CO2। ब्रेड के ऊपर आपको होल्स दिखाई देंगे, वो किस वजह से होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ CO2। क्लियर, पक्का। तो ये दो यूज हमने पढ़ लिए फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। इसको आप राइट करिए, फिर हम तीसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम तीसरे यूज की तरफ चलते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में। तीसरा क्या, आप देखोगे
बहुत सारे मशरूम्स हैं, उनको हम डायरेक्टली ग्रो करा के कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बहुत सारी वैरायटीज आपने देखी होंगी मशरूम्स की, ठीक है, जिसको आम भाषा में आप बोफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारी वैरायटी है मशरूम की जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है। अगर आप 100 ग्राम मशरूम खा रहे हो तो आपको 80 से 70 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है प्रोटीन की, ठीक है। तो मशरूम थोड़ा ज़्यादा प्रोटीनिशियस है, इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए, ठीक। तो मशरूम लेते हैं, certain variety of mushrooms are grown as a food, फूड की तरह हमने उसे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मशरूम में क्या है, फंजाई है। आप देखोगे कुछ फंजाइज होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा के रखा है, जैसे केल्प्स है, ठीक है, और फ्यूकस है, इसके अलावा ग्रेसिलेरिया है। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, आइसक्रीम बनाने में, साथ साथ जेलीज और जो भी आप लोग जैम्स खाते हो, इन सब के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो कुछ और है फंजाइज और जिसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जेलीज बनाने में, आइसक्रीम को थिकनिंग करने, आइसक्रीम की थिकनिंग करने में, ठीक। लिखेंगे केल्प्स, फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया and Gelidium are used for preparation and thickening of ice cream jams and jellies। तो बहुत सारे हम लोग फंजाइज का इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम की थिकनिंग और जैम जेली के प्रिपरेशन में। बात क्लियर हुई? तो ये कुछ इसके थे, फंजाइज के थे, और थोड़ा और पढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं फूड इंडस्ट्री में। अब देखो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या होते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। पहला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, और बैसिलस का मतलब मैंने बताया था, बैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप। लैक्टो मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको हम लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं, LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैब बैक्टीरिया भी बोला जाता है। लैब बैक्टीरिया क्या करते हैं, it converts the milk into curd, मतलब दूध से दही बनने में कौन मदद करता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। और ये लैब बैक्टीरिया हमारे गट के लिए, गट मतलब हमारे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर कर्ड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि कर्ड हमें खाना चाहिए। ये हमारे अंदर जाते हैं, क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक मतलब जो बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं, बीमारी हमारे अंदर कॉज करते हैं, ठीक है, डिसीज कॉज करते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है, चेक करने के बाद अगर ज्यादा है तो उनको किल भी कर देते हैं। कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो बताओ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज हेल्पफुल और नॉट? यस, इट इज हेल्पफुल फॉर आवर गट, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो गया। अगला तुम देखोगे एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, इस बैक्टीरिया को तुम कभी देखोगे तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस अ एसिटिक एसिड,
ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, ये प्रोड्यूस करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर कहीं पे एल्कोहल है उसमें तुम क्या करो, एसिटोबैक्टर एसिटिक बैक्टीरिया डाल दो, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एसिटिक एसिड में। कोई भी एल्कोहल है उसमें तुम एसिटोबैक्टर एसिड डाल दोगे, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया डाल दोगे, ये कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का कमर्शियल यूज क्या है? कमर्शियली बहुत मतलब यूज में आता है एसिटिक एसिड। कहाँ पे? जब भी तुमने देखा होगा चाउमीन बनाते हैं उसमें कुछ कलर डालते हैं ना, ब्लैकिश कलर का, वो क्या होता है? सिलिका जिसे कहते हो, तो एसिटिक एसिड ही है वो, ठीक। और एसिटिक एसिड कौन से सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है? पूछा भी जाता है, तो आप याद रखोगे एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? विनेगर के अंदर। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, ठीक है। और मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ध्यान दीजिए, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? हमें से तुम देखते हो कि ग्लूकोज को, ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसलिए भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैब बैक्टीरिया आएंगे, कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लैक्टिक एसिड में। और ये रिएक्शन हमारी मसल्स में भी होती है, बस यहाँ मसल्स में क्या होता है? लैब बैक्टीरिया नहीं होता है। ये जो है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने का, ये हमारी मसल्स में भी होता है, बस अंतर क्या है? यहाँ लैब बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता, तो मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूटने लगता है और बनने लगता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब बन जाता है ढेर सारा, तो लगता है थकान। क्या लगता है? थकान। तुम देखिए भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो तो थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, लगता है पैर वैर बिल्कुल जाम हो गए, तो होता है क्या? उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, डिपॉजिट होने लगता है मसल्स में, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड खत्म कैसे करेंगे? लैक्टिक एसिड खत्म करने के लिए हम सिंपल मसाज कर सकते हैं, या फिर हल्के से गुनगुने पानी से उसको नमक डाल के, सॉल्ट डाल के उसको धुल दें, लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा और थकान है खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा जब कभी आप टीचर मुर्गा बनाता है या फिर उठक बैठक कराता है, आप साल 2 साल से ना कि अचानक से 100 बार कर लो, तो क्या होता है? अगले दिन पैर वैर बहुत दर्द करता है, करता नहीं करता है? होता क्या है? सारी मसल्स में क्या डिपॉजिट हो जाता है जब बहुत जल्दी तुम उठक बैठक करते हो? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाएगा, मसल बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और अगले दिन तुम चल ही नहीं पाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो चल नहीं पाओगे। तो क्या करना है तुम्हें? मसाज करा लेना, अच्छे से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये दोनों यूज होते हैं। देखा, लैक्टोबैसिलस और एक बैक्टीरिया होता है, तो मैंने यहाँ लिखा लैब, साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इन दोनों बैक्टीरिया के इस्तेमाल से चीज का फॉर्मेशन किया जाता है। चीज, और चीज को पनीर भी बोलते हैं, चीज, ठीक है। तो चीज और पनीर का फॉर्मेशन किससे कराया जाता है? लैब और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इस्तेमाल से। तो लैब बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की मदद से तुम चीज या फिर पनीर का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यूज और हमने देखे, अब 2-3 यूज और बचे, जल्दी से इसको कर लो, फिर वहां हम बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम अगला यूज करते हैं, ई के बाद एफ वाला यूज करते हैं। देखो एफ यूज में क्या है? कुछ बोले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच होने की वजह से फूड के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी टैबलेट्स भी आपको मार्केट्स में मिलती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्पाइरुलिना, और आपको पता भी है, आप वाकिफ भी है इससे, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पे दिखाया था यूसेस कुछ। तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया है।
ये दोनों क्या होती है, सिंगल सेल होती है। कैसे होती है, सिंगल सेल होती है, एक ही इनके पास सेल होता है। हम लोग मल्टी सेलर हैं, इससे यूनिसेलर होती है, मतलब सिंगल सेल होती है। और क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन रिच। कैसे होती है, सिंगल सेल होती है और कैसे होती है, प्रोटीन रिच होती है। ऐसे ये दोनों क्या सिंगल सेल होती है, प्रोटीन रिच। अब सोचो, एक सेल की होती केवल एक सेल और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा, तो सोचो इनको हम कम जगह में ढेर सारा मात्रा में ग्रो करा सकते हैं और थोड़े से सप्लीमेंट से हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम लगभग 200 लीटर दूध पियोगे और 1 ग्राम तुम स्पाइरुलिना या फिर क्लोरेला खाओगे, इतनी तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। जितना 200 लीटर दूध में होगा उतना 1 ग्राम स्पाइरुलिना के, हाँ टैबलेट्स की बात करो या फिर बोले 1 ग्राम स्पाइरुलिना को खाने से तुम्हें उतनी प्रोटीन प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। तो स्पाइरुलिना क्लोरेला are known as सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCP भी बोलते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन क्यों, मतलब एक सेल होता है और प्रोटीन रिच होता है, इसलिए बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना क्लोरेला। और खास बात ये है, ग्रो कहाँ करते हैं, ग्रो करते हैं सड़ी हुई चीजों पे, जैसे गोबर वोबर की जगह तुम्हें बहुत ग्रो करेंगे, तो वो जो भी चीज है तुम्हारा सड़ी हुई चीज, उसको खा भी लेंगे, खत्म भी कर देंगे, साथ में प्रोटीन रिच भी हो जाएंगे। तो डबल फायदे हैं, इन्वायरमेंट भी क्लियर हो जाएगा और प्रोटीन रिच सब्सटेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्पाइरुलिना और क्लोरेला की बात की। और मैंने आपको पहले ही बताया था, इस क्लोरेला का इस्तेमाल कहीं और भी करते हैं। कौन करता है, स्पेस ट्रेवलर्स। तो लिख लेंगे, क्लोरेला इज used by the space travelers। जितने भी स्पेस में जाते हैं लोग ना, एस्ट्रोनॉट्स, वो अपने साथ क्या, वो अपने चैम्बर में क्या होकर आते हैं, क्लोरेला। क्लोरेला क्या करता है, ग्रीन एल्गा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला का थोड़ी सी मात्रा भी खा लेंगे तो फिर इनको अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा रिच होता है, बाकी और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, अब ज्यादातर आपको मार्केट में अगर देखना है टैबलेट्स, तो स्पाइरुलिना की मिलेगी। स्पाइरुलिना की टैबलेट्स भी आते हैं, लगभग 250 रुपये का डब्बा आता है। ठीक है, छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं। तो अगर आप एक टैबलेट्स ले लें तो लगभग आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। तो आप उसको एज ए सप्लीमेंट यूज भी करते हैं। और लोग जो बड़ी बड़ी जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, जितनी भी कंट्रीज हैं या जितने भी सिटीज़ हैं या फिर बिजी शेड्यूल होता है, तो वो सब स्पाइरुलिना की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते भी हैं। ठीक है, तो ये बात है स्पाइरुलिना क्लोरेला की। अब कुछ खास बातें देखेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होता है कौन, कुछ बैक्टीरिया। तो हम केकेबी में लिखेंगे, केकेबी आपको पता है कमाल की बात। ठीक है, एक बैक्टीरिया है एसिडो थियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, ये बैक्टीरिया है एसिडोथियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग में, यूज्ड इन मिनरल रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब क्या है, शुद्धिकरण। ठीक है, जो मिनरल्स की रिफाइनिंग होती है, मिनरल्स की शुद्धिकरण होता है, वहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है, जैसे जो बड़े बड़े तुम देखोगे अर्थ के अंदर से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तुम्हें मिलेंगे जिसे तुम मिनरल्स बोलते हो। ठीक है, खनिज पदार्थ बोलते हो। तो मिनरल्स हमेशा क्या मिलेंगे, ओर के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, ओर। मिनरल को ही हम ओर बोलते हैं, हालांकि वो हायर लेवल पढ़ोगे ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल बहुत ज़्यादा मिल सके, एक्सट्रैक्ट हो जाए, कम खर्चे में, उसे ओर बोलते हैं। ठीक, वो उतना नहीं, अभी याद रखो मिनरल्स होते हैं, मिनरल से ही क्या निकाला जाता है, मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल से क्या निकाला जाता है, मेटल एक्सट्रैक्ट किया था, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरल रिफाइनिंग।
मिनरल से या फिर बोले ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कहलाता है मिनरल रिफाइनिंग। तो मिनरल रिफाइनिंग में क्या यूज किया जाता है? एसिडोथियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस बैक्टीरिया का किया जाता है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन यानी एक्सट्रैक्शन मतलब ये मिनरल से मेटल को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एसिडोथियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस से क्या होते हैं? ज्यादातर आपको कॉपर की रिफाइनिंग इन्हीं के इस्तेमाल से कराई जाती है और आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा लगभग 30% कॉपर जो है इन्हीं से रिफाइन कराया जाता है। तो 30% ऑफ कॉपर इज रिफाइंड और ऑब्टेन्ड बाय using एसिडोथियोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के इस्तेमाल से आपको लगभग 30% कॉपर दुनिया का इसी से रिफाइन किया हुआ मिलेगा और कराया भी जाता है साथ में। ठीक है, तो ये पहला हो गया कमाल की बात। एक कमाल की बात और याद रखेंगे, एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है सूडोमोनास प्यूटिडा। क्या नाम है? सूडोमोनास प्यूटिडा। इसको हम सुपर बग के नाम से भी जानते हैं, सुपर बग। अब ये क्या करते हैं? ये ऑयल स्पिल को खत्म कर देता है, मतलब कहीं भी ऑयल पड़ा मिलेगा उस पे ये बैक्टीरिया डाल दोगे तो उस ऑयल को खत्म कर देगा, तोड़ तोड़ के अलग कर देगा, ऑयल का नेचर ही खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब भी समुद्र उधर पानी फिर क्या कर जाता है? ऑयल गिर जाता है, मतलब पेट्रोल डीजल गिर गया तो उसमें मिक्स होगा नहीं, तो हमेशा उसे बना रहेगा, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा मछलियों पे और जानवरों पे। तो क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया को वहां पर डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस पेट्रोल डीजल को क्या कर देते हैं? तोड़ तोड़ के हलाक कर देते हैं। तो ये ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए होता है, मतलब ऑयल कहीं भी गिरा हो तो उसको रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था एएम चक्रवर्ती साहब ने। एएम चक्रवर्ती, ठीक है, एएम चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती, एक साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या? आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने क्या किया है? डीएनए में बैक्टीरिया लिया, सूडोमोनास स्पीशीज का बैक्टीरिया लिया, उसके डीएनए में चेंज करके एक नए तरीके का बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम क्या था? सूडोमोनास प्यूटिडा। ये क्या करता था? ऑयल स्पिल को रिमूव करता था। ये मतलब क्या? डिस्कवर्ड बाय या फाउंड बाय, इसको बनाया था बायोटेक्नोलॉजी से, फाउंड बाय एएम चक्रवर्ती। एएम चक्रवर्ती साहब ने बनाया था, इस तरह इधर लिखी है। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? सूडोमोनास प्यूटिडा इज यूज्ड फॉर removal of oil spoil। ठीक, कहीं भी ऑयल स्पॉइल हो गया, फैल गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? सूडोमोनास प्यूटिडा, या फिर इसका नाम सुपर बग भी है। इसको डिस्कवर किया था एएम चक्रवर्ती साहब ने। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हमने पढ़ लिए फूड इंडस्ट्रीज में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, और दो एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ये रिफाइनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये जनरली किसी इंडस्ट्री में नहीं यूज किया जाता है, हम जनरली कैसे उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं भी ऑयल स्पिल हो गया समुद्र में, ओशियन में, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको देख लो। अब हम देखेंगे मेडिसिन में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। लिख लो।